गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजा क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग भक्तिकाल को समाप्त कर चुके थे और बात कर रहे थे रीतिकाल की ओर अग्रसर होने का। तो आज रीतिकाल की पहली क्लास है और रीतिकाल के बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि जब तक एक निश्चित जगह पर क्लास को ना पहुंचा दें तब तो छोड़ने का कोई औचित्य नहीं हो जाता है। तो रीतिकाल शब्द में सबसे पहले तो समझना यह है कि रीति शब्द क्या है। और आज रीतिकाल की जो पहली क्लास है तो समझिए कि रीति शब्द क्या है। रीतिकाल 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 में देखना है कि जो रीति शब्द है, रीति शब्द, इस रीति शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, रीति शब्द कैसे बना है। रीति शब्द जो बना है वो रीढ़ धातु के साथ कितिन प्रत्यय के योग से बना है। रीढ़ धातु और कितिन प्रत्यय के योग से क्या बना है, रीति बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, रीति का अर्थ क्या होता है। रीति शब्द बना कैसे, रीति शब्द की व्युत्पत्ति अगर देखें तो रीति शब्द कैसे बना है, रीढ़ धातु के साथ कितिन प्रत्यय के योग से। और इसका अर्थ क्या हुआ, इस शब्द का रीति का अर्थ होता है पद्धति। पद्धति, शैली भी बोल सकते हैं इसको, पद्धति, शैली, परंपरा, ये सभी इसके अर्थ हो जाते हैं। रीति शब्द का अर्थ क्या हुआ, पद्धति, शैली, परंपरा, ये सब क्या है, ये सब रीति शब्द के अर्थ हो जाते हैं। ठीक है। अब रीतिकाल की अगर परिभाषा की बात करें तो रीतिकाल की परिभाषा क्या है, तो रीतिकाल की परिभाषा क्या हो सकती है। हिंदी साहित्य के विकास का तीसरा चरण रीतिकाल है। पहला चरण आदिकाल, दूसरा चरण भक्तिकाल, तीसरा चरण रीतिकाल है। रीति हिंदी साहित्य के विकास का तीसरी चरण संस्कृत के लक्षणों ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जिसमें हिंदी में काव्य की रचना हुई उसे रीति काव्य कहते हैं। रीतिकाल में जो भी ग्रंथ की रचना हुई है वो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, लक्ष्य ग्रंथ क्या होते हैं, वो सब आगे हम बताएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। तो लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर हिंदी में काव्य रचनाएं की वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये हिंदी साहित्य के विकास का कौन सा चरण है, तीसरा चरण है। पहला चरण क्या था, आदिकाल, दूसरा चरण भक्तिकाल, तीसरा चरण रीतिकाल और चौथा चरण आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। बात है कि इसमें दो शब्द है, एक शब्द है रीतिकाल, एक शब्द क्या है, रीतिकाल। अब ये बताइए कि रीतिकाल जो शब्द है, रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, प्रथम प्रयोक्ता, रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन हुए, ने सर्वप्रथम किसने रीतिकाल शब्द का प्रयोग किया था। तो रीतिकाल शब्द का प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात शुक्ल बाबा की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल हैं जिन्होंने रीतिकाल शब्द का पहला प्रयोग किया। एक शब्द इसी से मिलता जुलता है, रीति काव्य। देखिए, रीति काव्य। अब बात यह है कि रीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, दोनों में अंतर है। एक रीतिकाल है, रीति काव्य। काल का मतलब समय होता है, काव्य का मतलब कविता होता है। तो रीतिकाल शब्द का प्रथम प्रयोक्ता आचार्य शुक्ल है, लेकिन रीतिकाव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। अगर इनके प्रथम प्रयोक्ता की बात करें तो इसके प्रथम प्रयोक्ता अब्राहम ग्रियर्सन है। पूरा नाम क्या था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसके प्रथम प्रयोक्ता हो गए। ठीक है। तो रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता शुक्ल बाबा हैं और रीतिकाव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है, पद्धति, शैली, परंपरा, विधि बोल सकते हैं हम लोग, विधि भी बोल सकते हैं, लेकिन विधि का अर्थ कानून भी होता है, रिवाज भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है और किस विद्वान ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है। रीतिकाल की समय सीमा शबों के अनुसार देखना है। रीतिकाल की समय सीमा जो है सभी विद्वानों के अनुसार देखनी है। अगर हम सबसे पहले
बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, कुछ विद्वान को देख लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा काशी देख लीजिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी। हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को भी देखिए, सबके अनुसार लिखाते हैं, बस धैर्य रखिए। गणपति चंद्र गुप्त। मिश्र बंधु को भी देख लीजिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार। अगर सबों के अनुसार हम देखेंगे, और भी विद्वान को देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखेंगे। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा काशी और राम कुमार वर्मा, इन तीनों के अनुसार देखें, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा काशी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इन तीनों के अनुसार जो रीतिकाल की समय सीमा है वो कब से कब तक है? वो है विक्रम संवत 1700 से 1900, विक्रम संवत 1700 से 1900। और यही समय जो है, यही सर्वमान्य मत भी है। यही समय क्या है? यही सर्वमान्य मत भी है, सर्वमान्य मत भी यही है, ठीक है। इन तीनों ने समय क्या मानी है? विक्रम संवत 1700 से लेके 1900, और यही सर्वमान्य मत भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो इनके अनुसार है 1700 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से कब तक? 1900 ईस्वी तक इन्होंने ईस्वी में माना है, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार देखें तो ये मानते हैं 1500 ईस्वी से कब तक? 1857 ईस्वी तक, गणपति चंद्रगुप्त। मिश्र बंधु क्या मानते हैं? ये मानते हैं विक्रम संवत, ये क्या मानते हैं मिश्र बंधु? विक्रम संवत कब तक? 1681 से मिश्र बंधु के अनुसार विक्रम संवत 1681 से 1889 तक, ये मिश्र बंधु के अनुसार। सबों ने रीतिकाल की जो समय सीमा मानी है वो अलग अलग मानी है। अब ये जो सर्वमान्य मत है वो ये है कि विक्रम संवत 1700 से 1900 का समय है। और अन्य विद्वानों के अनुसार, अन्य विद्वान भी और भी देखते हैं, कितने हुए? 6। नंबर 7 में लिखिए डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं? इनका मानना है कि 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक, 19वीं शताब्दी मध्य तक, ये किनका मानना है? डॉक्टर नगेंद्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार अगर देखें, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये क्या मानते हैं रीतिकाल का समय सीमा? ये मानते हैं विक्रम संवत 1600 से 1900। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं विक्रम संवत 1600 से 1900। ये किनके अनुसार हो गया? ये समय सीमा हो गया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, ठीक है। लेकिन सर्वमान्य समय क्या है? सर्वमान्य समय है विक्रम संवत 1700 से 1900। तो ये भी हम आप लोग को समय सीमा इनकी रीतिकाल की बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम क्या क्या है। देखिए, रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम, रीतिकाल को
विद्वानों द्वारा दिया गया, रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, बहुवचन दिए गए नाम, यानी रीतिकाल को विद्वानों ने क्या नाम दिया है। जैसे अभी आप लोग को बताया कि रीति काव्य नाम किसने दिया था, तो ग्रियर्सन ने दिया था। चलिए, रीति काव्य, रीति काव्य एक नाम और इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था द आर्स पोएटिका, दी आर्स पोएटिका, दी आर्स पोएटिका। ये दोनों नाम किसने दिया था, ग्रियर्सन ने दिया था। रीतिकाल को ये दोनों नाम किसने दिया, ग्रियर्सन ने दिया था। अलंकृत काल रीतिकाल को किसने नाम दिया था, तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया था। अलंकृत काल, तो अलंकृत काल मिश्र बंधु किसने कहा था, अलंकृत काल किसने कहा था रीतिकाल को, तो मिश्र बंधु ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा रीतिकाल को, श्रृंगार काल, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा, श्रृंगार काल कहा था। चलिए आगे देखते हैं, और 3 हो गए। नंबर 4 में लिखिए, रीति श्रृंगार काल किसने कहा, रीति श्रृंगार काल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा, लेकिन रीति श्रृंगार काल किसने कहा, ये नाम किसने दिया था, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने दिया था। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने ये नाम दिया, रीति श्रृंगार काल। चलिए आगे, नंबर 5। नंबर 5 की बात करें तो साहित्य शास्त्रीय काल किसने कहा था, तो शास्त्रीय साहित्य नाम जो है रीतिकाल को किसने दिया था, साहित्य शास्त्रीय काल, साहित्य शास्त्रीय काल नाम किसने दिया था, ये काल ये पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया था। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने ये नाम दिया। कलाकाल किसने कहा, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया, कलाकाल कलाकाल नाम किसने दिया, तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। रामाशंकर नहीं था, रामशंकर था। रामशंकर शुक्ल रसाल ने ये नाम दिया। ठीक है, और भी किसने दिया था, रामशंकर शुक्ल रसाल, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी ये नाम कहा, कलाकाल। नेक्स्ट नंबर 7, रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया, रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया, तो ये नाम आचार्य शुक्ल ने दिया। ये नाम किसने दिया, तो आचार्य शुक्ल ने। कितना हो गया, 7। गुंडेपन और सौदेपन की हरकत किसने कही थी रीतिकाल को, रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत किसने कही थी, मार्कंडेय वाजपेयी ने कही थी। लिखिए, गुंडेपन और सौदेपन की हरकत, ये नाम रीतिकाल को किसने दिया था, मार्कंडेय वाजपेयी ने दिया था। मार्कंडेय वाजपेयी ने ये नाम दिया था, मार्कंडेय वाजपेयी ने ये नाम दिया था। एक नाम और लिखिए, अपकर्ष काल किसने कहा था, रीतिकाल को अपकर्ष काल नाम किसने दिया था, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा, नाम दिया, अपकर्ष काल नाम दिया था। ठीक है, और एक नाम और लिख लीजिए, विलास काल किसने कहा, 10 पुरा लीजिए। रीतिकाल को विलास काल किसने कहा, तो रीतिकाल को विलास काल नाम दिया था सत्यकाम वर्मा ने। किसने दिया था नाम, ये सत्यकाम वर्मा ने रीतिकाल को नाम दिया था विलास काल। तो ये रीतिकाल के इतने नाम आप लोग को हम लिखा चुके हैं, जो किसी एक पुस्तक में आप लोगों को नहीं मिल सकती है। इसके लिए अनेक पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं महाअनिवार्य है, तब आप लोग को ये नाम मिलेगा। अच्छा, रीतिकाल के उदय के कारण क्या थे, क्यों रीतिकाल आया था? रीतिकाल के उदय का कारण क्या था? आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल का था। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीति काव्य रचा गया। किसका कथन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। चलिए इतना देख लिया है ना आज क्या था। आज हम लोग सबसे पहले क्या देखें, रीतिकाल की ये पहली क्लास है, और रीति शब्द की उत्पत्ति, रीतिकाल शब्द का प्रथम प्रयोगता, रीतिकाव्य शब्द का प्रथम प्रयोगता, रीतिकाल की समय सीमा, उसके बाद रीतिकाल के विद्वानों द्वारा दिया गया नाम देख लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और लिखते हैं रीतिकाल के उदय का कारण। रीतिकाल के उदय के कारण, माने रीतिकाल का उदय क्यों हुआ। इसमें जो भी विद्वान हैं, चाहे वो डॉक्टर नामवर सिंह रहें, डॉक्टर नगेंद्र रहें, हजारी प्रसाद द्विवेदी रहें, या शुक्ल बाबा रहें, सबों का मानना अलग अलग है। एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें डॉक्टर नामवर सिंह की, डॉक्टर नामवर सिंह ये रीतिकाल के उदय का कारण क्या मानते हैं? इनका मानना है रीतिकाल के उदय के कारण में कि नवीन विषयों की तलाश के कारण, इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि नवीन विषयों के तलाश के कारण, नवीन विषयों के तलाश के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। इनका मानना क्या है कि नए विषयों की तलाश के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो ये क्या मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र, इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि दरबारी संस्कृति के कारण, दरबारी संस्कृति थी ना, रीतिकाल के जो भी राजा थे, राजा तो सब उसी लेवल के, हाई लेवल के थे। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो जो भी राजा थे रीतिकाल के, वो दरबारी संस्कृति को मानने वाले थे। अर्थात ये चाहते थे कि हमारे दरबार में एक कवि रहे जो हमारी हमेशा प्रशंसा करता रहे, हमारी चाटुकारिता करते रहे। तो दरबारी संस्कृति के कारण, दरबारी संस्कृति के कारण कभी निराशा और कुंठा, कभी निराश और, लिखिए, निराश और कुंठित हो गए। दरबारी संस्कृति के कारण कभी निराश और कुंठित हो गए, जिससे रीति काव्य का जन्म हुआ, जिससे रीति काव्य का जन्म हुआ। किनका मानना है? डॉक्टर नगेंद्र का। अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो इनका क्या मानना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों
आगे बताएंगे लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीति काव्य रचा गया। रीति काव्य रचा गया। किनका मानना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। एक विद्वान और देख लीजिए, आचार्य शुक्ल जी को, नंबर 4 है आचार्य शुक्ल। इनका क्या मानना है? इनका मानना क्या है कि रीतिकाल का जन्म क्यों हुआ, रीतिकाल का उदय क्यों हुआ? इनका मानना है कि आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। रीतिकाल का उदय हुआ। इनका मानना क्या है कि आश्रयदाताओं राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। किनका मानना है? ये शुक्ल बाबा का मानना है। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में दिया जाए कि रीतिकाल का पतन क्यों हुआ, तो अब देखिए, अब इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। रीतिकाल के पतन का सबसे बड़ा कारण था कि काव्य में लोक मंगल का अभाव हो गया। काव्य जनता के लिए नहीं लिखे जाने लगे, बल्कि काव्य राजाओं की अभिरुचि के अनुसार लिखे जाने लगे। अतिशय श्रृंगारिकता हो गई। श्रृंगारिकता काव्य में हो अच्छी बात है, लेकिन अतिशय श्रृंगारिकता काव्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ये राजाओं की विलासता को दर्शाने लगा, राजाओं की मान मर्दनता को दर्शाने लगा, राजाओं की नपुंसकता को दर्शाने लगा था काव्य। तो अतिशय श्रृंगारिकता हो गई और चमत्कार अतिशयता थी। चमत्कार बढ़ा चढ़ाकर किया जाने लगा। जो राजाओं के बस से बाहर हो, जो ईश्वरीय शक्ति के अधीन हो, उन चीज़ों को कवि ने राजाओं के सर थोप दिया। तो क्या हो गई? कि चमत्कार अतिशयता हो गई। चमत्कार को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने लगा। ये इस कारण से भी रीतिकाल का पतन हो गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। देखिए, प्रवर्तक तो केशवदास ही हैं, सर्वमान्य मत ये है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं, और सर्वमान्य मत भी क्या है? केशवदास ही है। थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में, महत्वपूर्ण बिंदु है। क्रम से पढ़िए, तुरंत आप लोग रीति मुक्त और रीतिबद्ध मत कीजिए। वहां आएंगे तो उन चीजों को बताएंगे। छोड़ छाड़ के मत पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, जितना पढ़िए ठोस पढ़िए। रीतिकाल का प्रवर्तक, रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? अगर हम बात करें आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये रीतिकाल का प्रवर्तक किसको मानते हैं? ये मानते हैं चिंतामणि को। ये किसको मानते हैं? ये मानते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हुए? चिंतामणि हुए। और डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये किसको मानते हैं? ये मानते हैं केशवदास को। ये किसको मान रहे हैं? केशवदास को। और केशवदास ही रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, यही सर्वमान्य मत भी है। आप लोग भी किसको मानेंगे? सर्वमान्य मत को ही मानेंगे। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं। अगर पूछे कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो चिंतामणि को माना है। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। नेक्स्ट लिखिए, रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं।
रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। अगर रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं देखी जाए तो थोड़ा सा लिख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है ये। नंबर 1 श्रृंगारिकता। सबसे पहले कौन सी विशेषता? श्रृंगारिकता। नंबर 2, क्या रीतिकाल में वीर रस हुई की रचनाएं हुई? बिल्कुल हुई है। भूषण को देख लीजिए, वीर रस के ही कवि थे। लक्षण ग्रंथों की रचना। नंबर 2, लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथ की रचना रीतिकाल में हुई है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर उसका रूपांतरण ही मानिए, लेकिन रीतिकाल में ही किया गया लक्षण ग्रंथों की रचना। नंबर 3, वीर रस एवं राज प्रशस्ति राजाओं का गुणगान होने लगा। चौथी विशेषता, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। ब्रजभाषा का प्रयोग। पांचवी विशेषता लिखिए, दरबारी संस्कृति का चित्रण। दरबारी संस्कृति का चित्रण। नंबर 6, नायिका भेद का चित्रण। नायिका भेद का चित्रण। नंबर 7, नक्सिख वर्णन परंपरा। नक्सिख वर्णन परंपरा। नंबर 8, नारी के मादक और ऐश्वर्यमय रूप का चित्रण। नंबर 7 हो गया ना। नंबर 8, नारी के मादक और नारी के मादक एवं ऐश्वर्यमय रूप का चित्रण। ऐश्वर्यमय रूप का चित्रण। नंबर 8। नंबर 9, चमत्कार अतिशयता। ये तो जबरदस्त थी इस काल में, चमत्कार अतिशयता। नंबर 10, मुक्तक काव्यों की रचना। मुक्तक काव्यों की रचना। कितनी विशेषता हुई? 10। लिखिए आगे फिर लिखाते हैं। और छंद वैविध्य। छंद वैविध्य तो रहा ही। श्रृंगार निरूपण के लिए कवियों ने सवैया छंद का प्रयोग किया। वीर रस का निरूपण के लिए कवित्व छंद का प्रयोग किया। भक्ति और नीति की रचना के लिए दोहा छंद का प्रयोग किया। तो छंद वैविध्य की प्रधानता इस कालखंड में रही थी। 10 हो गया। नंबर 11, छंद वैविध्य। छंद वैविध्य। और छंद वैविध्य देखें तो छंद वैविध्य को इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए राजा को कवि को श्रृंगार का वर्णन करना है। कवि को श्रृंगार वर्णन करना है। श्रृंगार वर्णन, तो श्रृंगार वर्णन के लिए कवि ने किस छंद का प्रयोग किया? श्रृंगार वर्णन के लिए कवियों ने सवैया छंद का प्रयोग किया। सवैया छंद का। अगर कवियों को वीर रस का वर्णन करना है, अगर वीर रस निरूपण करना है, वीर रस का निरूपण करना है, तो कवि ने किस छंद का प्रयोग किया? तो कवियों ने कवित्व छंद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कवित्व छंद का। अगर कवियों को नीति या भक्ति का वर्णन करना हो तो कवियों ने किसका प्रयोग किया? तो कवियों ने दोहा छंद का प्रयोग किया। तो छंद वैविध्य हुआ, तो दोहा छंद का प्रयोग करना था। तो इसी को बोलते हैं छंद वैविध्य, अनेक छंदों का
प्रयोग करना छंद वैविध्य कहलाता है। चलिए आगे। तो कितनी विशेषता हो गई? 11 विशेषता आप लोग को हम लिखाए। तो यही प्रमुख विशेषताएं जो रही वो रीतिकाल के नाम पर रही। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। आज रीतिकाल की ये पहली क्लास है और सबसे पहले रीति शब्द की उत्पत्ति देख लिए। रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य शुक्ल हुए। रीतिकाव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ग्रियर्सन हुए। रीतिकाल की समय सीमा विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन सर्वमान्य समय सीमा क्या है? 1700 से 1900 है। इसके बाद रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम रीतिकाव्य या दी अर्स पोएटिका नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीति श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र ने कहा। ठीक है। साहित्य शास्त्री काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। रीति काल या उत्तर मध्य काल आचार्य शुक्ल ने कहा। गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत मरकंडे वाजपेयी ने कहा। अपकर्ष काल गणपति चंद्रगुप्त ने और विलास काल सत्यकाम वर्मा ने कहा। ये रीतिकाल के अन्य नाम हो गए। इसके बाद रीतिकाल के उदय के कारण में चारों विद्वानों का मत अपने अपने स्तर पर है। नामवर सिंह का मानना है कि नवीन विषयों की तलाश के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। डॉक्टर नागेंद्र का मानना है कि दरबारी संस्कृति के कारण कवि निराश और कुंठित हो गए जिससे रीतिकाव्य का जन्म हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीतिकाव्य रचा गया। और शुक्ल बाबा का मानना है कि आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। रीतिकाल का पतन का कारण क्या था? पतन का कारण था अतिशय श्रृंगारिकता, चमत्कार, अतिशयता और काव्य में लोक मंगल का अभाव। काव्य राजाओं के लिए लिखे गए, साधारण जनजीवन पर और देश की आवाम के प्रति ये काव्य नहीं लिखी गई। सामान्य जनजीवों को इसमें स्थान नहीं दिया गया बल्कि राजाओं को स्थान दिया गया। इसके बाद रीतिकाल के प्रवर्तक की बात करें तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र केशवदास को मानते हैं। और सर्वमान्य मत क्या है? केशवदास ही रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। रीतिकाल की प्रवृत्तियां विशेषता देख लीजिए तो श्रृंगारिकता, लक्षण ग्रंथों की रचना, वीर रस एवं राज प्रशस्ति, ब्रजभाषा का प्रयोग, दरबारी संस्कृति का चित्रण, नायिका भेद का चित्रण, नक्सिक वर्णन परंपरा, नारी के मादक और ऐश्वर्यमय रूप का चित्रण किया गया, चमत्कार, अतिशयता, मुक्तक काव्यों की रचना। और एक हो गई छंद वैविध्य। छंद वैविध्य में अगर श्रृंगार रस वर्णन करना हो तो कवियों ने सवैया छंद को चुना। अगर वीर रस का वर्णन करना हो तो कवियों ने कविता छंद को चुना। और अगर नीति और भक्ति से संबंधित पद लिखना हो तो कवियों ने दोहा छंद का प्रयोग किया। तो ये बातें किसके बारे में हो गई? ये हो गई छंद वैविध्य के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग कि रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रथम रीति ग्रंथ कौन हुआ, या हिंदी में रीति परंपरा का प्रथम रचना कौन सी है। कुछ विशेष देख लीजिए, विशेष बिंदु। अगर हम लोग विशेष बिंदु की बात करें तो नंबर 1, हिंदी में रीति परंपरा, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम रचना। तो हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? हित तरंगिणी है। कौन सी रचना है? हित तरंगिणी। हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? हित तरंगिणी है। हित तरंगिणी। हिंदी में रीति परंपरा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हित तरंगिणी। हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो ये रचना है कृपाराम की। किसकी रचना मानी जाती है? कृपाराम की। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई थी। और इसमें कुल छंद कितने हैं? अगर इस पुस्तक की बात करें कि इसमें कुल छंद कितने हैं, तो कुल छंद इसमें 400 है। ठीक है।
इसमें है क्या, तो नायिका भेद का चित्रण किया गया है इस पुस्तक में। क्या है, तो नायिका भेद का चित्रण, नायिका भेद का चित्रण है इसमें, स्पष्ट है। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, प्रश्न नंबर 2, रीतिकाल के अंतिम कवि। अगर रीतिकाल के अंतिम कवि की बात करें तो रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, ग्वाल है। पढ़ेंगे इनके बारे में। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, ग्वाल है। रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है, रीतिकाल की अंतिम रचना, रीतिकाल की अंतिम रचना किसे मानी जाती है, तो रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है रसरंग को। रसरंग, रसरंग कब का है, रसरंग का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार ग्वाल कवि हैं। रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है इसके, रचनाकार ग्वाल कवि हैं। ठीक है, तो अंतिम रचना बात हो गई। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है, रीतिकाल के अंतिम कवि तो ग्वाल है, लेकिन रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन है, द्विजदेव। लिखिए, रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि, रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि, रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन है, तो द्विजदेव है, द्विजदेव है। ठीक है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि, तो रीतिकाल के कवि प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, बिहारी को। किसके माना जाता है, बिहारी को प्रतिनिधि कवि ये है। और रीतिकाल का राष्ट्र कवि या विलक्षण कवि किसे कहा गया है, भूषण को। रीतिकाल का राष्ट्र कवि नंबर 6, रीतिकाल के राष्ट्र कवि, रीतिकाल के राष्ट्र कवि किसे माना गया है, राष्ट्र कवि माना गया है भूषण को। चलिए, इतनी बातें जो हो गई वो हो गई। और रीतिकाल के प्रवर्तक तो केशवदास हैं ही, प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। तो ये रीतिकाल के बारे में कुछ विशेष बिंदु हो गई जिसको आप लोग थोड़ा अपने जहन में रखें। अब हम लोग आगे बात करेंगे रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण, एक काम करते हैं, रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण अगले क्लास में ही देखेंगे, नहीं तो क्लास हो जाएगी बहुत लंबी। ठीक है, रीतिकाल की पहली क्लास थी तो इसको यहीं तक रहने दीजिए। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि किस कवि किस वर्ग में आते हैं, कौन रीति सिद्ध में आते हैं, कौन रीति बद्ध में आते हैं, कौन रीति मुक्त में आते हैं, और फिर प्रत्येक कवियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, हम लोग कल से देखेंगे रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण किसने किया था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण जो 3 भाग मानते हैं, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, उन कवियों को देखेंगे और सबसे पहले फिर हम लोग जो रीतिकाल के कवि हैं, प्रमुख कवि, उन कवियों के बारे में शुरू करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं तो फिर रीतिकाल की बात करते हैं। आज रीतिकाल के बारे में इतना ही रहने दीजिए, पर्याप्त है आज।